अगर हम बात करें सियाटिका की तो उसके जो कहें कि सबसे बेहतरीन स्पेशलिस्ट है, वो न्यूरोसर्जन ही होता है। किस दिमाग के हिस्से को वो अफ़ेक्ट कर रहा है। अगर दिमाग के वो हिस्से जो कि बोलने से रिलेटेड हैं, तो आपको पहले बोलने वाले सिम्पटम्स में प्रॉब्लम आना शुरू होगी। कोई भी हेडेक जो कि परसिस्ट कर रही है, अगर 2 से 3 हफ़्ते में सेटल नहीं हो रही है या फिर ये कि विद टाइम बढ़ रही है या फिर एक उसके साथ कोई ना कोई न्यूरोलॉजी यानी कि कोई हाथ-पैर की कमज़ोरी, कोई सुनपना, कोई और नमनेस, टिंगलिंग आपके साथ आ रही, तो वो आपको जो है बिल्कुल लाइट नहीं लेनी चाहिए। जहाँ तक रीजनरेशन की बात है, तो ब्रेन में रीजनरेशन बहुत ही कम होती है। 80-85% से ज़्यादा बैक पेन जो है, उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। ये लोग ज़्यादातर जो है मसल स्पैज़म या जॉइंट पेन या मेटाबॉलिक इश्यूज़ या दूसरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे दर्द आ रहती हैं। इवन उनकी लाइफ़स्टाइल जो है वो चीज़ क्रिएट कर रहा होता है। टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी हेल्प करने के लिए है, वो आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं है। तो आपका सर्जन खुद कहेगा कि आप चाहें तो ये दवाइयाँ और वर्जिश या ये वाली ट्रीटमेंट आप कर लें। हमारे यहाँ मसला ये है कि बहुत सारे सेटअप्स में न्यूरोसर्जरी अवेलेबल नहीं होती, तो हड्डियाँ तो देख रहे होते हैं लेकिन दिमाग और स्पाइन वगैरह के साथ क्या हो रहा है उसको चीज़ें अक्सर मिस हो रही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द जेनिक्स ब्रेन डिकोड। हर फैसला जो हम करते हैं, हर इमोशंस जो हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं या हर वो ख़यालात जो हमारे जहन के अंदर आ रहे होते हैं, इन सब को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि इससे पहले जितने भी हमने पॉडकास्ट किए हैं उसके अंदर हमने बात की डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस की। हमने चाइल्ड न्यूरोलॉजी के बारे में बात किया, हमने न्यूरोलॉजी के ऊपर बात की, अच्छी खासी डिस्कशन हमारी रही। हमने साइकेट्री के ऊपर बात की। आज जिस साइंस की हम ब्रांच के बारे में बात करेंगे वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अहमियत रखती है अपनी इस फील्ड के अंदर, जिसका नाम है न्यूरोसर्जरी। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं अपने गेस्ट के साथ, डॉक्टर मोहसिन कदीर। ही इज़ अ रिनाउंड न्यूरोसर्जन। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द जेनिक्स ब्रेन डिकोड। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अ, थोड़ा सा मैं अपनी ऑडियंस को सर आपके बारे में, आपकी अचीवमेंट्स के बारे में कुछ थोड़ा सा बताता चलूँ। अच्छा, डॉक्टर मोहसिन कदीर इज़ करंटली वर्किंग एज एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसर्जरी एट मेडिकेयर JMDC, एंड ही इज़ अ कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट नेशनल मेडिकल सेंटर एंड ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन। Dr. Mohsin has completed his spinal fellowship from Liaquat National Hospital, and he is also a member of American Association of Neurological Surgeons and a well-published author. Dr. Saab, it's an absolute honor to have you here. थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। इसको हम इस तरीके से लेकर चलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी अवेयरनेस हो सके रिगार्डिंग न्यूरो सर्जरी। तो सबसे पहले सवाल से हम स्टार्ट करते हैं कि न्यूरो सर्जरी सर है क्या? न्यूरोसर्जरी बेसिकली दिमाग और रीढ़ की हड्डी के वो सारे अमराज या मसले जो कि हम दवाइयों से या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ट्रीट नहीं कर सकते और उनको एक इंटरवेंशन फ़िज़िकल डोमेन में चाहिए होती है, तो वो फिर हम लोग को सर्जिकली करेक्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो वो सारी सर्जरीज़ जो कि दिमाग और रीढ़ की हड्डी पे होती हैं, वो न्यूरोसर्जरी के अंडर आती हैं। न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी में लोग बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि किसको किसके पास जाना चाहिए। हाँ। अगर न्यूरोलॉजी के भी इश्यूज़ हैं तो भी न्यूरो सर्जरी में रिपोर्ट हो रहे होते हैं या वाइस वर्सा। तो इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? इसमें एक वो कॉमन सेइंग है कि न्यूरोसर्जन इज़ अ न्यूरोलॉजिस्ट हु कैन ऑल्सो ऑपरेट। ओके। यानी कि हम दवाई भी दे सकते हैं और काट के भी ठीक कर सकेंगे, लेकिन इन जनरल जिस तरह दिल का एक डॉक्टर होता है और एक दिल का सर्जन होता है, इसी तरह फालेज या और डिस्टोनियाज वगैरह, मूवमेंट डिसऑर्डर, वो सारी चीज़ें जिनका ज़्यादातर दवा से इलाज होता है, एपिलेप्सी भी सर इसमें? एपिलेप्सी भी, वो सारे के सारे न्यूरोलॉजी में रिपोर्ट होते हैं। और इसी तरह वो सारी चीज़ें जिनको ज़्यादातर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, वो जो है सारी की सारी न्यूरो सर्जन के पास सर्जरी। आती हैं। सर सर्जरीज़ की जिस तरीके से आपने बात की, तो वो कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं या कौन कौन सी सर्जरीज़ हैं जो आम तौर पे एक न्यूरो सर्जन कर रहा होता है? अ, अगर हम जनरली बाहर की दुनिया की बात करें तो न्यूरोसर्जरी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और उसकी बहुत ज़्यादा सब स्पेशलिटीज़ बन गई हुई हैं कि वहाँ पे ट्यूमर का सर्जन एक अलहदा होगा, कमर के लिए एक अलहदा होगा, एपिलेप्सी सर्जरी के लिए अलहदा ओके। न्यूरोसर्जन चाहिए होगा, हाइड्रोसेफेलस या पानी के जो दिमाग के अमराज हैं उनके लिए एक अलहदा स्पेशलिस्ट होगा। लेकिन पाकिस्तान में अभी इस तरह ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सब डिवाइडेड नहीं हैं और पाकिस्तान में जो हमारा न्यूरोसर्जन है वो इन जनरल तकरीबन सारी की सारी चीज़ें ही कर रहा होता है। तो वो ट्यूमर्स भी कर रहे होते हैं, वो स्पाइन भी कर रहे होते हैं, वो अंदर फिक्सेशंस भी कर रहे होंगे, वो अंदर दूसरी फंक्शनल सर्जरीज़ की भी अगर ज़रूरत पड़े तो कर रहे होंगे, सब कुछ करते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, सियाटिका जैसी एक जो कंडीशन है, हुँ, क्या न्यूरोसर्जन उसको भी ट्रीट करता है? अगर हम बात करें सियाटिका की तो उसके जो कहें कि सबसे बेहतरीन स्पेशलिस्ट है वो न्यूरोसर्जन ही होता है। ओके। क्योंकि वो आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट दवाई फ़िज़ियो से लेके तो सर्जरी तक वो सब कुछ ऑफ़र कर सकता है। अगर वो उस दवा से क्योर हो जाए तो फिर सर्जरी की नीड नहीं बिल्कुल, पड़ती। तकरीबन हमारे 80% मरीज़ जो हैं, जिनको फ़र्स्ट टाइम ये एपिसोड होता है, 80% से ज़्यादा जो हैं, वो दवाई वर्जिश पे ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं। हमें हर एक की सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में हम हुँ, बात हुँ, करना हुँ। चाहेंगे। तो ये इतनी डिफ़िकल्ट फ़ील्ड सर न्यूरोसर्जरी आपने जो चूज़ की, तो उसके पीछे क्या रीज़न था? इसमें रीज़न मुझे शुरू से ही मुश्किल चीज़ों को जो है करने का शौक था और बचपन से ही मेरा था कि चीज़ें जो है जो डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग चीज़ें हों मैं उनको ट्राई करूँ या फ़ेस करूँ। ऑल्दो जॉइन करने से पहले मुझे नहीं पता था कि इतनी चैलेंजिंग इतनी होगी, चैलेंजिंग। लेकिन ये कि आई हैड फन डूइंग इट एंड ट्रेनिंग इन इट। अच्छा सर, आपकी जो इंस्पिरेशन थी न्यूरोसर्जरी चूज़ करने की, या हुँ, जो हुँ। मोटिवेशन हम कहें, तो वो कौन था? या कोई ऐसा आई पर्सनैलिटी थिंक या कोई इसमें आइडल? ड्यूरिंग माई हाउस जॉब मैंने एक केस किया था, एक एल्डरली लेडी थी जिसको क्रोनिक सबड्यूरल था, दिमाग में खून था। उसके लिए मुझे उन्होंने भेजा था थिएटर के अंदर। तो वहाँ एक बर्र होल सर्जरी जिसमें छोटा सा होल करके तो वो करते हैं। बर तो होल सर्जरी जो। हाँ, तो उसमें वो पेशेंट मैंने मूव किया, उस टाइम शी वाज़ सेमी कोमाटोज़। और वहाँ से फिर जब हम थिएटर में गए, क्योंकि मेरा पेशेंट था मैं साथ ही गया वहाँ, मैंने उसको बर्र होल भी कराया मेरे हाथ से, हमारे सुपरवाइज़र ने। और फिर जब हम वापस लेके आए तो वो बिल्कुल जाग गई, कुछ देर में ही बिल्कुल सारा कुछ। तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये तो बहुत ही लाइफ़ चेंजिंग सर्जरी है कि आप मरीज़ों की ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील कर सकते हैं उससे इन पहले चीज़ों वो से। अनकॉन्शियस थी। बिल्कुल कोमा में जा रही थी, तो अच्छा उससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। अच्छा सर, ट्रेनिंग के दौरान जब आपकी ट्रेनिंग चल रही थी हुँ। न्यूरोसर्जरी की, सबसे चैलेंजिंग मोमेंट कौन-सा था? या चैलेंजिंग केस की अगर हम बात करें? अ, ट्रेनिंग में तो ज़ाहिर है कि हम लोग ज़्यादातर असिस्ट करा रहे होते हैं, हुँ, कर रहे होते हैं, और जब वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो आसान जाती हो हैं। जाती है। लेकिन ये है कि उस दौरान भी आपको एक डिसिप्लिन, एक चीज़ और एक कॉम्पिटेंस का लेवल, वो हर चीज़ आपने फ़ॉलो करनी होती है। तो उसमें काफ़ी लंबी-लंबी 18-18 घंटे की सर्जरीज़ भी हमने असिस्ट कराई और साथ मिल के की। 18 घंटे की सर्जरी जी, सर, जी, कंटिन्यू? कंटिन्यू। अच्छा सर, एप्रोक्सिमेटली आप अब तक कितनी सर्जरीज़ कर चुके होंगे? आई एक थिंक टेंटेटिव अगर ट्रेनिंग से अभी तक काउंट करें तो आई थिंक कई 5-7 हज़ार होंगी। 5-7 हज़ार सर्जरीज़। बिल्कुल। ज़बरदस्त सर। सबसे छोटी सर्जरी सर कितने ड्यूरेशन की थी, और सबसे लंबी सर्जरी जो आपने की है वो जैसे आपने बताया 18 घंटे की सर्जरी, जी, जी। या उससे भी कोई बड़ी सर्जरी नहीं, आपने नहीं, परफॉर्म की है? मैक्सिमम है, लेकिन उससे लंबी भी मेरे कोलीग्स हैं जिन्होंने वो जिन्होंने। भुगती हुई है। लेकिन ये मेरा तो लंबा वही था, बाकी छोटी जो हैं वो तो अक्सर जो छोटे प्रोसीजर कुछ होते हैं जो हम लोग 10 मिनट में भी कर लेते हैं। ओके सर, मेजर जो आपने टाइप्स ऑफ सर्जरीज बताई हैं हुँ, जो हुँ। न्यूरो सर्जरी की डोमेन के अंदर आती हैं, वो ब्रेन और स्पाइनल सर्जरीज हैं। बिल्कुल। इसके अलावा सर और कोई सी सर्जरीज होती हैं जो? बिल्कुल, इसके अलावा जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, आपकी नसें जो हाथ में, पैर में या बाकी लिम्ब्स वगैरह में डैमेज हो जाएँ, उनको भी हम लोग ट्रीट करते हैं। न्यूरोसर्जन बेसिकली वाहिद आई थिंक सर्जन है जो बॉडी की हर कैविटी में जाता है। हम लोग स्कल में भी जाते हैं, हम लोग फेस के अंदर भी चीज़ों को ट्रीट करते हैं, हम लोग सीने में भी घुसते हैं, हम लोग ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया की भी सर सर्जरीज होती हैं? ट्राइजेमिनल एनाल्जिया की भी सर्जरी होती है। इसी तरह पेट में भी जाते हैं, डिस्कें वगैरह करने और चीज़ें करने, पेरिफेरल नर्व्स की लिम्ब्स के अंदर भी काम करते हैं। तो आई थिंक न्यूरोसर्जरी वाइड फील्ड है जिनकी कोई जो है जगह वो आउट ऑफ देयर डोमेन नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि एक एवरेज इंसान के जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं हुँ, वो हुँ। 86 बिलियन होते हैं। क्या ये इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है? बिल्कुल, तकरीबन इसी के आस-पास जो है वो सारा होता है। और ड्यूरिंग सर्जरीज जब ये सर्जरी वगैरह आप परफॉर्म करते हैं, तो क्या ये डैमेज भी हो जाते हैं और दोबारा रीजनरेट भी होते हैं? इसके बारे में सर थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे साथ डेफ़िनेटली शेयर कीजिए। हम लोग जब भी सर्जरी करने जाते हैं तो वही है कि आप किसी जगह जा रहे हो तो आपने उस जगह पे पहले रास्ता बनाना है, फिर आपने काम करना है और फिर वापस आना है। अब न्यूरॉन्स जो हैं ये बिल्कुल खुले माइक्रोस्कोपिक होते हैं जिनको आप नॉर्मली देख भी नहीं सकते। लेकिन इन जनरल हमारे पास दिमाग के एरियाज़ होते हैं जो हम डिसाइड करते हैं कि यार ये वाला एरिया फिर भी रास्ता बनाने के लिए सेफ़ है, ये वाला एरिया सेफ़ नहीं है। नहीं है। और हम उन इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और जो थोड़े कम, कोई भी दिमाग में एक सेल भी फालतू नहीं होता, लेकिन हम वो जगह चूज़ करते हैं जहाँ पे नुकसान हम लोग कम से कम करें अपना रास्ता या ट्रेजेक्टरी बनाते हुए।
जहाँ तक रीजनरेशन की बात है तो ब्रेन में रीजनरेशन बहुत ही कम होती है। नॉर्मल जिस तरह आपके ज़ख्म बढ़ते हैं बाकी बॉडी के हिस्सों में सारा कुछ, ये चीज़ दिमाग और रीढ़ की हड्डी और रहा मगज़ जो बड़ा स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें इस तरह की रीजनरेशन नहीं होती। नहीं होती। और ये ज़्यादातर पैदाइश के टाइम पे जो आपकी चीज़ें बन गई। तो इसमें प्लास्टिसिटी या जो रीजनरेशन कहते हैं दिमाग में और उसमें बहुत कम होती है। बहुत कम होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग अक्सर ये कहते हैं कि ब्रेन सर्जरीज़ जो हैं, मतलब अगर आप उनको बोलते भी होंगे तो सबसे पहला थॉट आता होगा कि ये रिस्की हैं। तो रियलिटी क्या है सर? डेफ़िनेटली रिस्की तो है। लोग रेज़िस्ट भी करते होंगे? डेफ़िनेटली उनके दिमाग में ख़ास तौर पे हमारी जो जनरल पॉपुलेशन है, उसके अंदर तो एक ही पैराडाइम बना हुआ है कि दिमाग की सर्जरी मतलब कोमा और स्पाइन की सर्जरी मतलब पैरालिसिस। पैरालिसिस। इससे कम तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जिस तरह आपने देखा होगा दुनिया में बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, जिनका टेक्नोलॉजी और प्रोटोकॉल्स और बाकी चीज़ों के साथ आप जो है उनको एक स्ट्रीमलाइन करके रूटीन बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ैक्टली। टेकिंग अ फ़्लाइट, जहाज़ में चलाना भी मुश्किल है, उसको उतारना भी मुश्किल है, सारी चीज़ें वो, लेकिन प्रोटोकॉल चीज़ें, सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी के साथ ही एक रूटीन बन गई हुई है, एक रक्शे की एग्ज़ैक्टली। तरह जो है जहाज़ चल रहा है। इसी तरह ब्रेन में भी ऑल्दो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट फील्ड बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, सिस्टम्स, प्रोटोकॉल, डिसिप्लिन, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आउटकम्स काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। लोग मतलब डायरेक्ट कंक्लूजन की तरफ चले जाते हैं, वर्स्ट केस वर्स्ट सिनेरियोज़ केस सिनेरियो की तरफ जो कि सिनेरियोज़ की इतना तरफ होता चले। नहीं है। ओके। सर, सक्सेस रेट किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं किसी सर्जरी का? सक्सेस रेट तो ऑब्वियसली अगर मेडिसिन की बात करें, हुँ, हुँ। तो मेडिकल फील्ड में जो आपका सक्सेस होता है वो आपका पेशेंट होता है। तो पेशेंट, उसके सिम्पटम्स का क्योर और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये चीज़ें अगर हम उसको बहुत अच्छी दे रहे हैं तो हमारा सक्सेस है। अगर हम इनमें से कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उसके सिम्पटम्स रिलीव नहीं हो रहे या फिर उसकी हमने ट्यूमर तो ट्रीट कर दिया लेकिन वो बेचारा कोमाटोज़ पड़ा हुआ है, तो फिर ज़ाहिर है इट्स नॉट अ सक्सेसफुल सर्जरी। एग्ज़ैक्टली। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट के, उसका सिम्प्टोमेटिक रिलीफ, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी पे ज़्यादातर आपका सक्सेस गेज होता है। अच्छा सर, पोस्ट जो सर्जरी होती है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह पेशेंट एक्सपीरियंस कर सकता है, या ये भी डेफिनेट डिफरेंट सर्जरी टू सर्जरी डिपेंड करता है? इसमें बिल्कुल सर्जरी टू सर्जरी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो डिफ़िकल्ट सर्जरीज़ होती हैं उनका पेरी ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन से पहले वाला और ऑपरेशन के बाद वाला टाइम भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। बल्कि हम लोग कहते हैं कि उस सारी चीज़ का जो सर्जरी है वो तो खाली 20% ऐसा होता है। मरीज़ अगर जिस तरह 5-7 दिन अस्पताल में और आईसीयू में और वो सारी चीज़ें गुज़ारता है, उसमें से खाली 3-4 घंटे वो सर्जरी में सर्जरी गुज़ारता में है। गुजारता है। हम लोग बहुत अच्छी सर्जरी करके आए हैं और उसके बाद आईसीयू के अंदर अगर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और ब्लीडिंग कर जाए या फिर उसकी ऑक्सीजन गिर जाए या दूसरी सूजन आ जाए, बहुत सारे मसले हैं जो कि हो सकते हो हैं और वो सकते अगर हैं। प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं हुए तो हमारी 8 घंटे की सर्जरी बेकार हो जाती है। ओके। तो उसका प्री बहुत सारे फैक्टर्स हैं और जिनको पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी तकरीबन उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी जितनी सर्जरी सर्जरी है। है। डॉक्टर साहब, आपने जिस तरीके की बात की है, आपकी नज़र में ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो ज़्यादा डेंजरस क्या है? मतलब अगर डिले करते हैं लोग इस चीज़ को न्यूरो सर्जन को विज़िट करने से, लेट्स सपोज़ कि अगर कोई उसको डायग्नोज़ किया आपने, अब वो इस चीज़ को डिले कर रहा है, तो अब जब आप उसकी सर्जरी करेंगे, तो क्या वो सर्जरी मज़ीद प्रोग्रेसिव रहेगी या रिग्रेसिव हो जाएगी? इसमें जो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब ऑपरेशन की नीड नहीं होती तो आपका सर्जन खुद कहेगा कि आप चाहें तो ये दवाइयाँ और वर्जिश या ये वाली ट्रीटमेंट आप कर लें। कर लें। लेकिन जब आपका सर्जन कह रहा है कि ये चीज़ एब्सोल्युटली आपके लिए ज़रूरी है, तो फिर आई थिंक यू ट्रस्ट योर सर्जन, क्योंकि उसी तरह के आपके आग लगी हुई है, अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे, दूसरी तरफ देखते रहेंगे तो वो बढ़ रही है, वो रुकेगी नहीं। एग्ज़ैक्टली, और आप बिल्कुल जितना ऐसा ही डिले है। करेंगे वो चीज़ बढ़ती जाएगी। इसी तरह बहुत कॉमन है, आपने बिल्कुल सही सवाल किया हमारी सेटअप में, कि वो अवॉइड कर के एक छोटा-सा ट्यूमर जो है उसको इतना बड़ा उसको कर बड़ा देते कर हैं। देते हैं। एक छोटी-सी डिफ़ॉर्मिटी जो है वो 3 साल में बढ़ा के उसको इतना बड़ा कर देते हैं। एक इतनी-सी कमज़ोरी को बढ़ा के इतना बड़ा कर देते हैं, सिर्फ़ टाइम ज़ाया करने की वजह से। तो इसमें आई थिंक बेहतर यही होता है कि जहाँ उनको डर लग रहा है या कुछ हो रहा है, जाके अपने डॉक्टर से, अपने सर्जन से कंसल्ट करें, नहीं 1-2 ओपिनियन और ले लें। लेकिन अगर हर जगह से उनको ज़्यादातर यही जवाब मिल रहा है तो फिर आई थिंक तो इट्स देन बेटर कि दे गो शुड गो विद द फॉर द सर्जरी। ट्रीटमेंट, डेफिनिटिव ओके। ट्रीटमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ट्यूमर की अभी बात की, तो जो ट्यूमर होता है बेसिकली, इसके अर्ली साइन एंड सिम्पटम्स क्या होते हैं? जो अगर कोई पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा हो तो उसको पता चले कि अब ट्यूमर के साइन एंड सिम्टम्स टोटली डिपेंड करते हैं कि वो किस जगह पे
ग्रो कर रहा है, किस जगह को अफेक्ट कर रहा है और किस किस्म का ट्यूमर है। अच्छा सर, ये ट्यूमर्स जो हैं ये सिर्फ ब्रेन में होते हैं या स्पाइन में भी हो सकते हैं? बिल्कुल, ब्रेन में भी होते हैं, स्पाइन में भी होते हैं, बाहर बाकी नसों में भी हो सकते हैं। ट्यूमर कहीं भी बॉडी में डेवलप हो सकता है। अगर सर ब्रेन में ट्यूमर है तो उसके पर्टिकुलरली क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे? मैंने जैसा बताया कि वो टोटली डिपेंड करेगा कि किस दिमाग के हिस्से को वो अफेक्ट कर रहा है। अगर दिमाग के वो हिस्से जो कि बोलने से रिलेटेड हैं, तो आपको पहले बोलने वाले सिम्टम्स में प्रॉब्लम आना शुरू होगी। वो जो अगर देखने वाले हिस्से में अगर वो ग्रो कर रहा है, तो आपको वो वाले सिम्टम्स पहले आएँगे। अगर आपको जो है वो किसी और ऐसे हिस्से में जहाँ से झटके पड़ सकते हैं, तो आप पहले झटके पड़ेंगे, तो फिर सर बाकी ये चीज़ें होंगी। समहाउ मिमिक स्ट्रोक से नहीं करेगी? इसमें बिल्कुल इसीलिए कोई भी चीज़ें जो कि प्रोलॉन्ग परसिस्ट कर रही हैं, तो वो जो है उनका वर्कअप प्रॉपर हो जाना चाहिए, ताकि एग्जैक्टली। ये चीज़ें रूल आउट हो जाएँ। रूल आउट करने के लिए आप लोग टेस्ट वगैरह कुछ उनको। डेफ़िनेटली दिमाग के एमआरआई या सीटी स्कैन या जो भी डॉक्टर एडवाइस करता है, वो चीज़ होनी चाहिए। अच्छा सर, ये ब्रेन हेमरेज जो है हुँ, हुँ। वो क्या होता है, उसके बारे में सर थोड़ा सा बताइएगा, उसमें कौन से सिम्टम्स होते हैं? ब्रेन हैमरेज इसी तरह जैसे आपके दिमाग में एक रग है जो कि फट गई। अब जब वो फटती है, तो फिर वो ब्लड जो है वो निकल के अपनी खून की नालियों से निकल के दिमाग उसके हिस्सों में, या फिर ये कि हमारी पानी की थैलियाँ जो दिमाग के अंदर होती हैं उधर और उन जगहों पे आना शुरू हो जाता है। उससे यूजुअली जो सबसे पहला सिम्पटम होता है वो तो सिवियर हेडेक होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा मरीज़ का, और फिर दिमाग का जिस हिस्से में ये धमाका हुआ है उस हिस्से में साथ उसकी कमज़ोरी या उसके सिम्टम्स आपको फंक्शनैलिटी इम्पेयर हो फंक्शनैलिटी सकती है। आपकी इम्पेयर, न्यूरोलॉजी साथ कोई ना कोई आपको मिलेगी। ओके। अच्छा सर, इसका ट्रीटमेंट क्या है ब्रेन हेमरेज का? ब्रेन अगर टाइमली पेशेंट आप तक आ जाए तो? हाँ, नॉर्मली स्ट्रोक में जिस तरह के जहाँ पे खून बंद हो गया, हुँ, तो वहाँ पे टाइमिंग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। ब्लीड के अंदर नॉर्मली अगर बहुत ज़्यादा मैसिव नहीं है, तो फिर टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैं क्रिटिकल नहीं होती, लेकिन अगेन टाइम इज़ क्रिटिकल। अब उसमें वो टोटली डिपेंड करता है कि ब्लीड किस किस्म की है, कहाँ से आई है, और उसको कंट्रोल करने के क्या तरीके हैं हमारे पास, और फिर दूसरा ये कि इसमें भी सर उसके ऑप्शन सर्जरीज़ होती हैं? बिल्कुल, इसमें आप एंडोवास्कुलर भी जा सकते हैं, जिस तरह दिल में जाके स्टेंटिंग करते हैं आप, और उसके अलावा खोल के उसकी क्लिपिंग भी कर सकते हैं। तो कॉइलिंग भी हो सकती है और साथ क्लिपिंग वगैरह ओपन सर्जरीज़ भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नीड। लेकिन उससे पहले वो है कि डैमेज कितना है, सूजन कितनी है, ब्लड कितना है, पानी कितना है, वो सारी चीज़ें जो है आपको, और मरीज़ की अपनी कंडीशन कैसी है, वो सारी चीज़ें आपको पहले सामने रखनी होती हैं। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन-सी इस तरीके की वार्निंग साइन्स हैं? लोग हेडेक को बहुत लाइटली लेते हैं। हुँ, हुँ। हेडेक या माइग्रेन को बहुत लाइटली लेते हैं। उसको या तो सेल्फ ट्रीट कर रहे होते हैं या हुँ, डॉक्टर तक नहीं जा रहे होते। तो वो कौन से साइन्स होंगे जिनके ऊपर समझें रेड फ्लैग्स हैं हुँ, हुँ। माइग्रेन या हेडेक के, कि जिसके ऊपर लाज़मी-लाज़मी आपको न्यूरोसर्जन के पास या अपने किसी डॉक्टर के पास बिल्कुल, जाना चाहिए? कोई भी हेडेक जो कि परसिस्ट कर रही है, अगर 2 से 3 हफ्ते में सेटल नहीं हो रही है, या फिर ये कि विद टाइम बढ़ रही है, या फिर ये कि उसके साथ कोई ना कोई न्यूरोलॉजी, यानी कि कोई हाथ पैर की कमज़ोरी, कोई सुनपना, कोई और नमनेस, टिंगलिंग आपकी साथ आ रही है, तो वो आपको जो है बिल्कुल लाइट नहीं लेनी चाहिए। उसके अलावा उसमें अगर किसी भी साथ ऑर्गन सिस्टम या दूसरी चीज़ों के साइन आ रहे हैं, तो दैट शुड ऑल बी इन्वेस्टिगेटेड। ओके, ऐसी हेडेक जो हल्की सी पैनाडोल से ठीक हो जाती है और महीने 2 महीने में एक दफ़ा आती है, वो तो नहीं। लेकिन अगर कोई परसिस्टेंट है, तो उसके साथ न्यूरोलॉजी है, उसके साथ सिम्पटम्स आपको आ रहे हैं और वो चीज़ बढ़ रही है, तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप जो है अपने डॉक्टर से रब्ता करें। ओपिनियन ले लें डॉक्टर बिल्कुल, से। अच्छा डॉक्टर साहब, हेड इंजरी से या एक्सीडेंटल केसेस भी सबसे ज़्यादा न्यूरोसर्जरी के अंदर ही रिपोर्ट हो रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इसके बारे में कुछ बताइएगा, और पब्लिक को इस इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसमें अगर तो जो कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा है, जिसमें बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरीज़ हैं, उसमें तो ज़ाहिर है एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है, जहाँ पे ट्रॉमा टीम होती है, जो कि न्यूरोसर्जन भी होता है, ऑर्थोपेडिक्स भी होता है, जनरल सर्जन भी होता है, बाकी टीम से मिल के पूरे मरीज़ को एवेलुएट कर सकती हैं, ताकि टोटल केयर मिल सके। ओके, हमारे यहाँ मसला ये है कि बहुत सारे सेटअप्स में न्यूरोसर्जरी अवेलेबल नहीं होती, अवेलेबल तो नहीं हड्डियाँ तो देख रहे होते हैं, लेकिन है। दिमाग और एग्ज़ैक्टली। स्पाइन वगैरह के साथ क्या हो रहा है, उसको चीज़ें अक्सर मिस हो रही होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने की होती हैं, उसमें ये है कि मरीज़ बेहोश तो नहीं हुआ, बेहोश हुआ तो कितनी देर बेहोश रहा, उसको साथ कोई ज़ख़म वगैरह है और ज़ख़म वगैरह का साइज़ क्या है, कहीं से ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, नहीं हो रही, उसको हाथ पैर में कहीं और कोई कमज़ोरी वगैरह तो नहीं आ रही, उसको झटके तो नहीं पड़े, और उसके अलावा जो है वो होश उसका ख़राब तो नहीं हो रहा, ये तो नहीं कि बार-बार गुनूदगी में जा रहा है। एक आध वॉमिटिंग से फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रोफ्यूज़ वॉमिटिंग हो रही है, तो ये सारे इंसानों की जिनको डेंजर साइन
कहते हैं इनमें से कोई भी मिले तो इनको फ़ौरन अपने जो है डॉक्टर से या न्यूरोसर्जन से कांटेक्ट करना कॉन्टैक्ट चाहिए। करना चाहिए। इसका मतलब ये है डॉक्टर साहब कि जो भी अगर कोई पेशेंट किसी का एक्सपीरियंस करता है इस तरीके की सिचुएशन, तो उसको सबसे पहले किसी ऐसी जगह पे जैसे या ऐसे हॉस्पिटल जाना चाहिए जहाँ पे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट मिले, बिल्कुल, जहाँ पे सारी स्पेशलिटीज़ अवेलेबल हो। डेफ़िनेटली। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये स्पाइनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आजकल सुनने में आ रहे हैं, इवन यंग लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा हाँ, हैं, तो इसके पीछे सर कॉमन रीज़न्स क्या हैं? इसमें सबसे बड़ा रीज़न जो है हमारा लाइफ़स्टाइल है। लाइफ़स्टाइल। क्योंकि पहले लोग क्रिकेट बाहर जाके खेलते थे, अभी मोबाइल पे या टैब पे या कंप्यूटर पे खेल रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा सिटिंग्स बढ़ गई हैं। एक ही जगह बैठ के 8-8 10-10 घंटे काम करना, 8-8 10-10 घंटे बैठ के गेम खेलते रहना या अपने टैब्स पे या मोबाइल फ़ोन्स पे बहुत पुअर पोस्चर के अंदर बैठ के लगे रहना। तो उससे ये है कि आपकी गर्दन भी ख़राब होती है, आपकी कमर भी ख़राब होती है, इवन आपकी उँगलियाँ भी जो हैं वो जल्दी उंगलियाँ। डिजेनरेट करना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हम लोग डिज़ाइन नहीं हुए हुए इस काम के लिए, एग्ज़ैक्टली। कुदरती तौर पे। और सर, बीइंग अ कराचियाइट, जो हमारी सड़कों का हाल है, वो भी एक वन ऑफ द रीज़न। बिल्कुल, वो तो उसी तरह जैसे आप पहाड़ों पे रह रहे हैं, तो वो आप उससे उतने ही रिस्क पे है मेरा ख़्याल है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हर बैक पेन जो होता है वो सर्जरी से ही उसका हल है या मेडिकेशंस वगैरह से भी? नहीं, जैसा मैंने पहले भी बताया कि तकरीबन 80-85% से ज़्यादा बैक पेन्स जो हैं उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। ये लोग ज़्यादातर जो है मसल स्पैज़म या जॉइंट पेन या मेटाबॉलिक इश्यूज़ या दूसरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे दर्द आ रहे होते हैं, या इवन उनकी लाइफ़स्टाइल जो है वो चीज़ क्रिएट कर रहा होता है। तो लेकिन ये है कि अगर वो परसिस्टेंट है तो उसको इवैल्यूएट होना इवैल्यूएट चाहिए होना और ज़रूरी है। इवैल्यूएट होके फिर उसके बाद खुद ही पता चल जाता है। डॉक्टर साहब, आज के दौर में एआई सर्जरीज़ और रोबोटिक्स का कितना रोल है? और पर्टिकुलरली हम अगर पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि बाहर तो ये चीज़ काफ़ी कॉमन हुँ। और काफ़ी अरसे से है, हम पाकिस्तान में इसको कितना देखते हैं? एआई और रोबोटिक्स डेफ़िनेटली एक बहुत तेज़ी से इवॉल्व होती हुई फ़ील्ड है जो कि आगे जाके बिल्कुल प्रैक्टिसेस और चीज़ों को चेंज करेगी। लेकिन उसके साथ अगर आप पाकिस्तान के प्रोस्पेक्ट में बात बिल्कुल। करें तो अगेन हमारी कॉस्ट रिस्ट्रेंट्स और वो सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं, जिसमें हमारे लिए कुछ चीज़ों में तो ये एब्सोल्यूट नेसेसिटी है लेकिन उनकी इंडिकेशंस बहुत कम है ओके। और ज़्यादातर ये फिर लग्जरी में आ जाता है। हम लोग अपने कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एवैल्यूएशन अगर हम देखें तो उसमें फिर वो होता है कि इतने पैसों में हमने इतने मरीज़ ट्रीट करने हैं, तो फिर हम लोग किस तरह करें? तो उसमें फिर ये बहुत ज़्यादा कटिंग एज चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए एक लग्जरी बन जाती है। लेकिन हाँ, जहाँ ये ज़रूरी हैं वहाँ ये ज़रूरी हैं और ज़रूरी वो है। बिल्कुल उसकी इंडिकेशन एब्सोल्यूट हो लेकिन जाती हम है। ह्यूमन जजमेंट को तो रूल आउट नहीं कर सकते इन फ्यूचर। एआई या रोबोटिक्स जितने मर्ज़ी एडवांस हो जाएँ, आपको ऊपर सुपरवाइज़ करने के लिए एक ह्यूमन चाहिए ही चाहिए, चाहिए। चाहिए। ये आपको सुपरवाइज़ करने के लिए भी चाहिए, ये आपको जो है मेडिको लीगल प्रॉब्लम्स के लिए भी चाहिए। टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी हेल्प करने के लिए है, वो आपको रिप्लेस करने के लिए नहीं है। आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, आपकी एग्ज़ैक्टली, एक्यूरेसी बिल्कुल ऐसा बढ़ाने ही के है। लिए, आपकी डेक्स्टेरिटी बढ़ाने के लिए, इन चीज़ों में वो हेल्प करेगी। लेकिन वो आपको रिप्लेस इसलिए भी नहीं कर सकती, अगर रोबोट ने आपको कोई नुकसान कर दिया, आप किस-किस पे करोगे? किस पे करेंगे? एग्ज़ैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात करें अगर पुराने वक़्तों की हुँ, हुँ। और उसको कंपेयर करें, अगर हम पिछले 10 साल से अगर अभी करंट एरा हुँ, को हुँ। कंपेयर करते हैं, तो टेक्नोलॉजी ने न्यूरोसर्जरी को कितना सेफ़र और प्रिसाइज़ इफ़ेक्टिव बिल्कुल, बनाया है? जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं स्पेशली विद इमेजिंग, रोबोटिक्स और उसके अलावा इवन डिसीजन मेकिंग के अंदर भी आप वर्चुअल सर्जरीज़ कर सकते हैं, आप वर्चुअल सर्जरी की असिस्ट के साथ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए आपको बहुत अच्छा, ये हम लोग कहते थे कि यार ये बहुत अच्छा सर्जन है। तो उसकी वो जो सारी स्किल्स और जजमेंट और वो सारा कुछ है वो टेक्नोलॉजी ने जो है उसमें इतनी हेल्प शुरू कर दी है कि एक एवरेज सर्जन भी जो है बहुत अच्छा सर्जन बन सकता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी एक अच्छी सर्जरी हर पेशेंट को मिल सकती मिल है, सकती है, जो कि पहले नहीं थी। पहले पॉसिबल नहीं था। अच्छा डॉक्टर साहब, हेल्दी ब्रेन के लिए कुछ बताएँ कि लोग अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए? क्या डाइट लेनी चाहिए और कौन-सी ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, जिससे उनका ब्रेन हेल्दी रहे? आई थिंक इसमें तो सबसे पहले वही है कि जो हमारा आजकल सोशल मीडिया और आईटी का दौर है, इसको जितना ये कम रखें और अपना ब्रेन रॉट जितना कम कर सकें उतना कम करें। फजूल की इन्फॉर्मेशन जितनी ब्रेन के अंदर डालेंगे उतना वो बेचारा बर्नआउट होता जाता है। वैसे ही हमारा जो है ब्रेन की एक इकोनॉमी होती है जिसमें वो कोशिश कर रहा होता है कि काम की चीज़ें रखें, फालतू चीज़ें करता जाए, तो उससे डिलीट करने से जो इतना सारा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है
वो आपकी अटेंशन स्पैन और अटेंशन और वो सारी चीज़ों को अफेक्ट कर रहा होता है। और डाइट का सर क्या रोल है डाइट इसमें? में अगेन वही है कि जो एक इन जनरल हेल्दी लाइफस्टाइल है कि आप ताज़ा फल सब्जियां ये चीज़ें रखें, चिकनाई, फास्ट फूड, जंक वगैरह कम करें, एक्सरसाइज रखें, वट एवर काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू कैन डू करें ज़रूर। और अगर वॉक वगैरह कर लें, सिंपलेस्ट है, तो इट एक्चुअली हेल्प्स। डॉक्टर साहब नींद पूरी करें। स्लीप, मेरा अगला सवाल बिल्कुल स्लीप से रिलेटेड ही था कि हम्म। स्लीप डेप्रिवेशन जो होती है तो उसका एडवर्स इफेक्ट जो है वो ब्रेन के ऊपर आता है। बिल्कुल, पूरी बॉडी की तरह ब्रेन भी बर्नआउट हो रहा होता है। इसी तरह जैसे आपने किसी इंजन को स्टार्ट करके छोड़ दिया तो वो बहुत देर जो है चल नहीं सकता, उसको आपको रेस्ट देना पड़ता है। सेम इज़ विद द ब्रेन कि उसके अंदर कुछ केमिकल्स की और वो सारी चीज़ों की एक्यूमुलेशन हो रही होती है ड्यूरिंग द डे, जिसको उसने वॉश आउट करना होता है ड्यूरिंग द नाइट एंड स्लीप। तो वो रेस्ट अगर प्रॉपर उसको ना मिले तो ऑब्वियसली उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो डिग्रेड होती है। एट लास्ट डॉक्टर साहब, आप पब्लिक के लिए कोई एक ऐसा मैसेज जो देना चाह रहे हो? पब्लिक के लिए आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने बात की डिले की, कि अपने अगर आपके सिम्टम्स हैं जो परसिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो बैक पेन हो, चाहे हेडेक हो, ऑलवेज गो एंड गेट इट चेक्ड बाय डॉक्टर जो कि क्वालिफाइड हो और प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे और इधर उल्टी सीधी चीज़ें जो आपको देखने को या सुनने को मिल रही होती हैं। साइबर कॉन्ड्रिया सर, मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा भी था, अभी कोई टर्म है जो लोग इस तरीके से बिल्कुल, इसको। तो इसमें जो है ऑब्वियसली अगर दुनिया में कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट होगी तो वो सबसे पहले आपको डॉक्टर ऑफ़र करेगा। वो कोई भी यूट्यूबर या इंस्टाग्राम पे कोई इन्फ्लुएंसर या वो चीज़ें जो है वो उस चीज़ को लेके नहीं आएँगे, और कोई भी ऐसी एस्टैब्लिश्ड चीज़ जो कि एस्टैब्लिश्ड हो उसको यूट्यूब या इंस्टाग्राम या उन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं नहीं होती। पड़ती। डॉक्टर मोहसिन कदीर, थैंक यू सो मच सर। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम जो है हमारे इस पॉडकास्ट के लिए सर्व किया अपना, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने व्यूअर्स को आज मैं उम्मीद करता हूँ उनके काफ़ी जो टॉपिक्स थे, जो क्वेरीज थी, इस इंसाइटफुल टॉपिक से अब वो क्लियर हो चुकी होंगी। तो हम मिलते हैं आपसे अपने अगले पॉडकास्ट में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।